हेलो, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग द इग्नाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड्स डिफेंस मोड। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने दो वीडियोस कर ली हैं किस पे, इंडियन पॉलिटी पे, जिसमें हमने पहली वीडियो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे करी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रही थी प्रेम्बल्स एंड शेड्यूल्स पे। आज हम बात करने वाले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ और हमारी ये वीडियो भी और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो, आज की फर्स्ट स्लाइड से। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भाई? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सर अगर बात कर रहे हैं पार्ट्स की, तो कितने पार्ट्स थे ओरिजिनली? देयर वर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स। लेकिन आज हमारे पास कितने पार्ट हैं? देयर आर 25 पार्ट्स। सभी 25 के 25 पार्ट्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट की स्लाइड्स में। सबसे पहले आप अभी अपना जो पूरा ध्यान है वो किस पे रखें? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर सर 4 आर्टिकल्स इन पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या है सर? जो आपका सर आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 आपके पार्ट 1 में आता है। सर आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? सर आर्टिकल नंबर 1 से द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, भारत, इंडिया, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज स्पेसिफाइड। यानी कि इंडिया क्या है? इंडिया राज्यों का एक गणतंत्र है जिसे स्पेसिफाई करा गया है उसकी स्टेट्स की टेरिटरीज के हिसाब से। यानी कि भारत की सरहद क्या रहेगी? जो भारत की स्टेट्स की सरहद रहेगी। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम पार्ट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है पार्ट 1 जो आपका है। बस आपने इतना याद रखना कि पार्ट 1 क्या डिस्क्राइब करता है। पार्ट 1 सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, एंड नेम ऑफ द यूनियन, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज विल बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल नंबर 1। ओके, तो बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 2, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल क्या कह रहा है? एडमिशन एंड ओब्लिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यानी कि भारत देश अगर कल को किसी भी नई टेरिटरी को एक्वायर करता है, यानी कि उस पर कब्जा करता है या फिर उसे इंक्लूड करता है, एडमिट करता है इंडिया में मिलने के लिए, तो किस आर्टिकल के थ्रू इंडिया विल परमिट एनी फॉरेन स्टेट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो भारत को अगर किसी भी राज्य, बाहरी राज्य को अपने अंदर सम्मिलित करना है, तो वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू करेगा? आर्टिकल नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड इस पे जितने सारे लॉज रहते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ आया कि एडमिशन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट शैल बी कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 2। अब बात करते हैं हम सर आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है सर? आर्टिकल नंबर 3 से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि भारत की जो पहले से कोई स्टेट है उसके अगर एरिया को, उसके नेम को चेंज करा जाएगा, तो वो सब किस आर्टिकल के अंडर डील करा जाएगा? दैट शैल बी डील अंडर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किस तरीके से चेंज करा जाए, क्या कौन चेंज कर सकता है, कौन लॉज बना सकता है, वो सब किस में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सच लाइक तेलंगाना को निकाला गया कहाँ से सर? आंध्र प्रदेश से 2014 में सर। तो सर वो किस आर्टिकल के थ्रू करा गया होगा सर? आर्टिकल नंबर 3। एंड रिसेंटली सर आपके दादरा एंड नागर हवेली को, दादरा एंड नागर हवेली को कंबाइन कर दिया गया किसके साथ सर? दमन एंड दीव के साथ। वो किस आर्टिकल के थ्रू करा गया? आर्टिकल नंबर 3, जिसने क्या करा? अल्टर कर दिया दो यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज को, उनको मिला के एक ही कर दिया सर। अनदर एग्जांपल सर जम्मू एंड कश्मीर सर। जम्मू कश्मीर को क्या करा गया सर? जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से हटा के दो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दो यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया। ओके, समझ आया आपको कि किसी भी फॉरेन स्टेट को अगर इंडिया को एडमिट करता है, दैट शेल बी डील्ड अंडर आर्टिकल नंबर 2। बट इंडिया की किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने के लिए आर्टिकल नंबर 3 काम करेगा। बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 4। सर आर्टिकल नंबर 4 क्या है सर? आर्टिकल नंबर 2 तो सर नई एडमिशन कर रहा है किसी फॉरेन स्टेट की। आर्टिकल नंबर 3 सर फॉरेन स्टेट, जो भी इंडियन स्टेट है उसे, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर रहा है। सर आर्टिकल नंबर 4 क्या है सर? जितने भी लॉज बनाए जाएंगे आपके आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत, वो सब आपके लिखे जाएंगे किसके अंडर? आर्टिकल नंबर 4। अमेंडमेंट इन आर्टिकल नंबर 1 एंड 3 and schedule 1 and 2 will not be dealt as amendment under 368 आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है कि देखो, कोई भी अगर चेंज आपका आर्टिकल नंबर 1 एंड 3 में करा जाएगा, तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? उसे एक अमेंडमेंट नहीं करार किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वो डील नहीं करता है अमेंडमेंट के थ्रू। किस तरीके सर? वो
आपका पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल नंबर 368 जो अमेंडमेंट से डील करता है सर। अमेंडमेंट के प्रोसीजर हमने कहाँ से लिए सर, बोरो करे सर, साउथ अफ्रीका से। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको भी ध्यान में रहनी चाहिए जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इंटरलिंक करके चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 आपका नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब आपका आर्टिकल नंबर 1 है। और आर्टिकल नंबर 3 में आपका डील करता है कि आप किसी भी भारत के राज्य की बाउंड्री को अगर चेंज करते हैं, वो सब आपका आर्टिकल नंबर 3 में है। और इन्हीं दो आर्टिकल में अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वो अमेंडमेंट नहीं करार करी जाएगी। लेकिन आपका अगर आर्टिकल नंबर 2 में हम कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपको कि किसके लिए अमेंडमेंट माना जाता है और किसको अमेंडमेंट नहीं माना जाता। आगे चल के बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, जो भी चेंज आपकी आर्टिकल नंबर 1 एंड 2 में करी जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखो एक बात और लिखी गई है, इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट। इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट यानी कि 100 CA इन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या है सर? भारत देश ने अभी बांग्लादेश के बीते साल में भारत देश ने बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन करा, जिसमें भारत देश ने अपने कुछ 51 इनक्लेव बांग्लादेश से लिए और बांग्लादेश को 101 इनक्लेव जो बांग्लादेश के अंदर थे, जो इंडिया पे जिनका कब्जा था, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया से बिलोंगिंग थी जिनकी, उनको बांग्लादेश को ही देके एक लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करा। तो उस लैंड डिस्प्यूट से आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड लिखा गया सिंपल मेजोरिटी। व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी कब लगती है और ये है क्या? सिंपल मेजोरिटी इज एप्लीकेबल व्हेन टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि भारत देश जब भी कोई भी बाहरी राज्य को अपने अंदर सम्मिलित करेगा तो आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है सर? आपकी सिंपल मेजोरिटी रहेगी 2/3 मेंबर प्रेजेंट, ठीक है ना, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है, वो रहेगी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन जब भी आप अपनी भारत देश का कोई भी हिस्सा आप किसी फॉरेन टेरिटरी को दे रहे हो, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 368 के तहत। ओके, आर्टिकल नंबर 368 के तहत आपको उस सब में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपको भारत की भूमि का टुकड़ा किसी बाहरी राज्य को देना है, जिसको अभी दिया गया था बांग्लादेश को। और बांग्लादेश से कुछ 51 इनक्लेव्स हमने लिए थे और 110 आई थिंक इनक्लेव्स जो है इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए थे, ठीक है। और इस लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करा था, ठीक है। यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखने को मिली कि जितनी सारी चेंजेस आपकी आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 में करी जाएंगी, दैट विल बी केप्ट अंडर आर्टिकल नंबर 4। एंड नेक्स्ट थिंग कि 368 जो आर्टिकल है वो अमेंडमेंट से डील करता है, विच इज कंसिडर इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर है। एंड सिंपल मेजोरिटी क्या होती है सर? 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, उसको बोलेंगे हम सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशंस पे। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशंस क्या हैं सर? देखिए भारत देश में कुछ एक लिंग्विस्टिक बेस्ड कमीशंस बनाए गए, जिसके तहत कुछ एक डिमांड्स रखी जा रही थी स्टेट्स के थ्रू कि हमें लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाने का जो है बनाया जाए, ठीक है। जिस तरीके से आपका सबसे पहली कमेटी जो लिंग्विस्टिक बेस्ड कमेटी थी जिसे बनाया गया, वो कौन सी थी? एस्केदार कमीशन। एस्केदार कमीशन वाज कमीशन इन 1948। लिंग्विस्टिक बेस्ड मॉडल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के आधार पे, यानी कि भाषा के आधार पे किसी भी एक प्रॉपर एरिया को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। स्टेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कन्वीनियंस, नॉट लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी प्लेस को स्टेट का दर्जा देना, किसी प्रॉपर एरिया को स्टेट का दर्जा देना है, तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए बनाया जाएगा किसी राज्य को स्टेट, किसी जगह को स्टेट, ना कि लैंग्वेज के आधार पे। ओके, नेक्स्ट कमेटी जो लैंग्विस्टिक बेस बनी वो आपकी थी JVP कमीशन। तो JVP कमेटी या कमीशन आप कह सकते हैं। तो ये कब बनी सर? 1948 में बनी है सर। और ये सर JVP क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपके पट्टाभी सीता रमैया, ये सब क्या थे? मेंबर्स थे किसके? इस कमेटी के, ठीक है ना। स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी किसका मानना था? JPV कमेटी का भी यही मानना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि पोट्टी सिरमल्लू करके व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने फास्ट अनटू डेथ करा। 56 डेज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया और उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है। और वो क्या मांग कर रहे थे? ही वॉज डिमांडिंग फॉर द आंध्र प्रदेश, सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग
पीपल्स, तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स को एक अलग स्टेट देने के दर्जे के लिए बात कर रहे थे। और इनकी डेथ के बाद जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए लोग, क्योंकि एक व्यक्ति जो अनशन पे बैठे थे किसी एक बात को मनवाने के लिए, उनकी अगर डेथ हो जाएगी तो आपको पता है सेंटिमेंट्स जो हैं वो जनता के हर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी डेथ के बाद पहली लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनी। कौन सी थी सर वो? आंध्र प्रदेश। सितंबर अक्टूबर 1953 में किसका गठन हुआ सर? पहली लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट जो थी आपकी आंध्र प्रदेश। एंड कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पे? तेलुगु, ठीक है ना। आप तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये फ्रेम हो कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट जो भारत में बनी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। एंड इन ईयर 1953 में बनी। ओके, तो यहाँ पे भी 1953 है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट कमेटी और फॉर्म हुई। कौन सी सर? फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी के भी कुछ मेंबर्स थे। वो कौन से मेंबर हैं? वो आपके हैं फजल अली जो कि चेयरमैन थे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू। ये तीन व्यक्ति जो हैं इस कमेटी में थे। और इनके यहाँ पे भी एक कमेटी का गठन करा गया जिसमें वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन लिंग्विस्टिक एक्सेप्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाई जा सकती है, लेकिन एक भाषा के लिए एक अलग स्टेट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसी कमेटी के रिजल्ट में आपके पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 वाला। ओके, यहाँ पे समझ आया आपको कि लिंग्विस्टिक प्रोविजंस पे तीन कमीशंस बनी। एसकेदार कमीशन जिसके चेयरमैन थे एसकेदार, ठीक है। तो इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेस्ड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। जेवीपी कमेटी जिसमें इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को कि कोई भी स्टेट हो ऐसा नहीं माना और रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी आंध्र प्रदेश पहली क्या बनती है? फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनती है तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए, ठीक है। तो लास्ट में आपकी फजल अली कमीशन बनी जो दिसंबर 1953 में बनी। तीन मेंबर थे, के एम पानीकर, एच एन कुंजरू एंड चेयरमैन जो थे फजल अली, ठीक है। उनके नाम पे ये कमीशन का नाम है, ठीक है। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट करते हुए मान ली कौन सी? लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पे आप स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आपका एक भाषा के आधार पे एक स्टेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके रिजल्ट में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी सर? ये प्रॉपर क्या है सर? टाइम लाइन है कि किस तरीके की स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को आपका आंध्र प्रदेश को फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। और उससे पहले वो एक स्टेट थी, यूटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट फुल फ्लैश स्टेट बन चुकी थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद महाराष्ट्र 1960 में, देन गुजरात, देन नागालैंड 1963 में, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय, 1972 में फिर से मणिपुर, त्रिपुरा, 1987 में अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ये सब स्टेट्स बनी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट कौन सी स्टेट का फॉर्म हुई है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सिक्किम को 1975 में एक स्टेट का दर्जा दिया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चोग्याल डायनेस्टी रूल करा करती थी। इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया सबसे पहले आर्टिकल नंबर 2A के द्वारा। इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया, यानी कि फॉरेन टेरिटरी को इन करा और एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया 1974 में। और कंप्लीट स्टेटहुड दिया गया इसे आपका 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कब हुई आपकी 1975 में। ओके, तो यहाँ पे गोवा भी इंपॉर्टेंट है। गोवा को 1987 में आपको यूटी बनाया गया एंड 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे क्या करा गया? इसे फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे सिक्किम में दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिक्किम को कौन सी डायनेस्टी रूल करा करती थी? चोग्याल डायनेस्टी। और इसे कब बनाया गया एक फुल फ्लैश स्टेट? इसे 36 अमेंडमेंट 1975 के थ्रू बनाया गया एंड गोवा को स्टेटहुड दिया गया 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है आपका सिटीजनशिप। किसके ऊपर सर? सिटीजनशिप रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। इसमें आपका जो 5 से 11 आर्टिकल हैं वो आते हैं आपके सिटीजनशिप में, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले बात कर लें कि आपके पास क्या है? आपके पास सिंगल सिटीजनशिप। कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप। ये कहाँ से लिया हमने? यूके से। कहाँ से सर? यूके से। अब बात करते हैं सर आर्टिकल्स की। आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप एंड एट द कंसाइनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन शुड हैव
ए डोमिसाइल मैंडेटरी। देखिए, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना तब के टाइम पे तब जो भी व्यक्ति इंडिया के डोमिसाइल थे उनको सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। या तो उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए था, या तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो भारत देश के होंगे, तो आपको क्या सर, आपको आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अगर आप ओरिजिन हैं बॉर्न इन यहाँ के, तब भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। फिर आपका आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 6 है, वेट वेट वेट, आर्टिकल नंबर 6 है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 6 क्या करता है सर? राइट ऑफ सिटीजन्स, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग भारत में आए हैं, कहाँ से सर? पाकिस्तान से। उनके उनको सिटीजनशिप किस तरीके से मिलेगी? ये आर्टिकल नंबर 6 डील कर रहा है सर। आर्टिकल नंबर 7 डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो कुछ माइग्रेंट्स, जो भारत के कुछ लोग जो पाकिस्तान की तरफ चले गए, उनको किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी अगर बाद में लेना चाहें, वो आपका आर्टिकल नंबर 7 में डील करा जा रहा था। आर्टिकल नंबर 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया। जो इंडियन ओरिजिन के कुछ लोग, जो भारतीय मूल के कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप किस तरीके से मिलेगी, ये आपका आर्टिकल नंबर 8 डील कर रहा है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 9, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत, कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से स्वेच्छा से भारत के किसी बाहरी यानी कि किसी भी बाहरी राज्य की नागरिकता लेता है, तो उसे क्या करना, उसे हाथ धोना पड़ेगा किससे? भारत की नागरिकता से, यानी कि उसको इंडियन सिटीजनशिप फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। आपका आर्टिकल नंबर 10 डील करता है भाई किससे? आपका आर्टिकल नंबर 10 डील करेगा कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि किसकी सिटीजनशिप रहेगी, इससे कौन डील करेगा? आर्टिकल नंबर 10। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। पार्लियामेंट सिटीजनशिप पे राइट्स कौन बनाएगा, लॉस कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट बनाएगा। ये आर्टिकल नंबर 10 डील कर 11 डील कर रहा है। आर्टिकल नंबर 10 डील्स की किसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, वो आर्टिकल नंबर 10 बताता है। आर्टिकल नंबर 9 क्या बताता है हमें? जो पर्सन वॉलेंटरली अक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप किसी भी बाहरी राज्य की, तो वो भारत देश का जो है वो नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल नंबर 8 क्या डील करता है भाई? आर्टिकल नंबर 8 ऑफ सिटीजनशिप डील्स विद द सर्टन पर्सन, जो क्या, जिन्होंने, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आज भारत देश से बाहर रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता किस तरीके से मिलेगी या किस तरीके से उनकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 7 ये क्या है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए, उनको सिटीजनशिप किस तरीके से रहेगी, वो आपका आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 6 डील करता है भाई माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनको किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है ना। तो आपके आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक सिटीजनशिप के अंडर डील करते हैं। तो सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर करी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सिटीजनशिप एक्वायर यानी कि सिटीजनशिप मिलती कैसे? बाय बर्थ, बाय डिसेंसी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखो, कुछ एक तरीके हैं जिनसे आपको भारत देश की नागरिकता मिल सकती है। या तो आप भारत देश में जन्म लेते हैं तो आपको सिटीजनशिप भारत की मिल सकती है, यानी कि बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिलेगी। बाय डिसेंसी, ठीक है, अगर आप बॉर्न हुए आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो भारतीय मूल के हैं, तो अभी आपको भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। ओके, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से किस तरीके से मिलेगी? इंडियन ओरिजिन के हैं, ओरिजिन इंडिया का है, 7 साल इंडिया में रिसाइड करेंगे आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन, आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा? अगर आप भारतीय मूल के नहीं हैं, तो आपको भारत देश में 12 साल रहना है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि रातों रात आपको सिटीजनशिप किस तरीके से मिल सकती है? अगर आप पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं, तो कल को भारत देश पाकिस्तान को अपना हिस्सा बना लेता है, एक्वायर कर लेता है किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, तो आप जब उठेंगे तो आप क्या कहला जाएंगे? आप कहला जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी टेरिटरी को अपने अंदर कर लिया, तो इस तरीके से आप नागरिक बन जाएंगे भारत देश के, ठीक है ना। किस तरीके से लॉस कर सकते हैं हम सिटीजनशिप का? बाय रेनुंसिएशन, यानी कि खुद की विल से अगर आप छोड़ के जाएं तो आपकी जो है वो नागरिकता चली जाएगी। बाय टर्मिनेशन, यानी कि वॉलंटरली रिक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉर अदर कंट्री विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। अगर आप भारत देश से किसी बाहरी देश की जो नागरिकता लेते हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं, ऐसा आप सूचित नहीं करते हैं, तो आपकी जो नागरिकता है वो चली जाएगी, आपको आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डिप्राइवेशन, ठीक है ना, अगर आप कोई भी माल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, आप कोई भी माल फंक्शनिंग करते हैं,
आप किसी भी बाहरी राज्य को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आप वॉर के टाइम पे उनकी हेल्प करेंगे या किसी भी तरीके से आपको आप सम्मिलित हैं किसी भी गैर कानूनी काम में जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको डिप्राइव रखा जा सकता है किससे? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कहाँ कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं, ये सब बात कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, फटाफट बात करेंगे। पार्ट 1 में आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात कर रहे हैं सर हम। पार्ट 1 से आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है सर। सिटीजनशिप सेकंड अभी हमने डिस्कस करा 5 से 11। पार्ट 3 है सर फंडामेंटल राइट 12 से 35। पार्ट 4 सर डीपीएसपीज 36 से 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी सर। पार्ट 5 सर यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 सर स्टेट गवर्नमेंट सर। पार्ट 7 सर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, द यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 सर पंचायत, ठीक है ना। पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 कह रहेगा आपका शेड्यूल्ड द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। आपका पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। फाइनेंस फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, ये आपका रहेगा आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 18 में ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत देश में रह के जो आप ट्रेड करेंगे वो किस में रहेगा? इसमें। उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इसमें रहेंगे। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, ठीक है ना। आपका पार्ट 14 की अगर हम बात करें तो पार्ट 14 क्या कहता है? ट्रिब्यूनल। पार्ट 15 इलेक्शन। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। पार्ट 17 लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है सर। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, ठीक है ना, तो वो आपकी डील करते हैं पार्ट 18, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट 19। पार्ट 20 अमेंडमेंट, अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है सर। पार्ट टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस आपके किस में रहेंगे? पार्ट 21 में। एंड पार्ट 22 में आपका रहेगा शॉर्ट टाइटल्स, अथॉरिटीज, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी पार्ट 22 में। तो अब यहाँ पे हमने बात करी कि इसके जितने भी सारे पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में। तो देखिए आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड मोर और लेस अगर आपको ये भी बता रहे कि कितने आर्टिकल्स हैं किस पार्ट के अंदर, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा आपकी प्रिपरेशंस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बाय बाय।